आज की कहानी पर अब सीधे आते हैं। ये कहानी है 2018 की, बात है अगस्त की। 15 अगस्त आज़ादी के दौरान, 15 से 20-25 अगस्त के बीच में राजस्थान के रेतीले शहर जैसलमेर, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, सैन एंड ड्यून, और वहाँ जाएं, वहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। मुझे कई बार मौका मिला जाने का। हमारे एक साथी, हमारे कुलीग हैं वहाँ पे, विमल भाटिया जी, और उन्होंने बड़ी खातिरदारी भी की। उनके घर का खाना आज भी मुझे याद है। बड़े नेक और शरीफ इंसान हैं वो, और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये उनका भी इलाका और ये कहानी भी उन्होंने भेजी है। तो उसी जैसलमेर में 2018 में एक बाइक रैली होनी थी, मोटरसाइकिल रैली, और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से बहुत सारे बाइकर्स पहुंचे थे जैसलमेर। और उन्हीं में से एक नौजवान था असबाक मोन, जो बेंगलोर का रहने वाला था, दुबई में काम करता था। बेंगलोर, दुबई में उसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, काफ़ी पैसे वाला। तो ये अपने 5 दोस्तों के साथ 15 अगस्त को जैसलमेर पहुंचता है। बाइक रैली में हिस्सा लेने के लिए उसका शौक था। वो बहुत सारी ऐसी बाइक रैली में हिस्सा लेता रहा है। जैसलमेर पहुंचने के बाद 16 अगस्त को वो अपने दोस्तों के साथ उस ट्रैक को देखने जाता है जहाँ पे ये रैली होनी थी। और थोड़ा उसको ये भी था कि कहीं प्रैक्टिस करें अलग चलकर। तो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। थोड़ी देर के बाद असबाक अचानक गायब हो जाता है। 16 अगस्त 2018 की बात है। उसके दोस्त उसे काफ़ी ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं है। परेशान दोस्त वापस लौट आते हैं अपने अपने होटल में। इसके बाद फिर उसकी अगले दिन तलाश होती है, वो नहीं मिलता है। अब इधर रैली शुरू हो गई, जो ऑर्गेनाइजर है सबके उनके पास नाम है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब उसमें असबाक गायब, तो उन्हें भी चिंता होती है। तो आखिरकार उसके दोस्त जब नेक्स्ट डे भी नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि कहीं पहले तो दिन उन्हें लगा कि शायद रेगिस्तान में कहीं भटक गया हो, बाइक लेकर दूर चला गया हो, तो रास्ता भटकने की वजह से नहीं आ पाया हो। लेकिन अगले दिन भी जब वो नहीं मिलता, तो इसके बाद उसके दोस्त जैसलमेर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखकर जांच करती है, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ सुराग नहीं मिलता। इस दौरान में 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद किसी राहगीर ने खबर दी, जैसलमेर में ही बहुत दूर एक रेतीले इलाके में, रेगिस्तान के इलाके में एक बाइक पार्क है, और उस बाइक से थोड़ी दूर पर एक लाश पड़ी है। अब चूँकि अगस्त का महीना, जैसलमेर रेत बहुत जल्दी दिन भर में गर्म हो जाता है, और जैसलमेर की गर्मी बहुत ही मशहूर है। तो लाश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और 3 दिन हो गए थे उस लाश को वहाँ पे पड़े हुए। पुलिस मौके पे पहुँचती है, लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब तक घर वालों को भी खबर मिली। असबाक के घर वाले बेंगलोर से भागकर जैसलमेर पहुँचते हैं। असबाक की पत्नी सुमेरा, बाकी असबाक के माँ बाप सभी आते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि क्या किसी पे शक है। तो कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी असबाक की। असबाक के जो दोस्त थे वो भी बयान देते हैं कि हम साथ गए थे, लेकिन उसके बाद वो बाइक लेकर आगे निकल गया, हमने उसे ढूंढा, वो मिला नहीं। तो पुलिस को भी इसमें कुछ अजीब लगा नहीं। जिस जगह पे बाइक मिली थी, वो बाइक सड़क किनारे स्टैंड पे पार्क थी। बाइक मतलब कायदे से खड़ी हुई थी, और हेलमेट जो था वो बाइक के हैंडल से लटका हुआ था। तो हेलमेट भी बाइक के साथ ही था, और थोड़ी दूर पे लाश पड़ी थी। तो कहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे पुलिस को भी शक हो। इसके बाद खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी और पीछे गर्दन की हड्डी में कुछ चोट के निशान हैं। तो ये हुआ कि शायद बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से हड्डियों में चोट आई है, और 3 दिन तक चूँकि वो पड़ा रहा, तो भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और घर वाले किसी पे कोई शक जताते नहीं है, न असबाक की पत्नी न घर वाले। तो इसके बाद वो लोग लाश को लेकर वापस बेंगलोर लौट जाते हैं। इधर चूँकि घर वालों ने भी कोई शक नहीं जताया और ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं, जैसलमेर पुलिस भी कहती है कि चलो बला टली, क्या अब इस मामले की जांच की जाए। धीरे धीरे असबाक की मौत की फाइल पर धूल चाटने लगती है। वक्त बीतता जाता है, करीब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद जैसलमेर पुलिस को अचानक याद आता है कि एक असबाक नाम के शख्स की मौत की फाइल पड़ी हुई है। कुछ हुआ तो है नहीं, ना इसमें कोई कंप्लेनेंट भी आ रहा है, ना कोई कुछ दबाव बना रहा है। तो अब इस केस को एक हादसे की शक्ल देते हुए इस केस फाइल को बंद कर दिया जाए। जैसलमेर पुलिस ये तय करती है, जिस थाने का मामला था वो थाने की पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट बनाती है। क्लोजर रिपोर्ट वो होता है कि जिस केस की जांच में आपको लगता है कि कुछ नहीं मिला और अब इस केस को बंद कर दो। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट बनाती तो पुलिस है,
मुहर उस पर अदालत लगाती है। अदालत अगर चाहेगी तभी वो केस क्लोज़ होगा। तो उसके लिए आपको पूरी केस फाइल बनाकर उसमें ये लिखना पड़ता है आपको कि ये मामला था, हमने ये जांच की, इसमें कोई ऐसा फाउल प्ले नहीं मिला, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई शक सबूत, कोई चश्मदीद। तो लगता है कि इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इस केस की फ़ाइल को बंद कर दें। तो अदालत चाहे तो इसको बंद कर दे। जैसे यहाँ पे आपको बताऊँ कि आरुषि केस में भी यही हुआ था। आरुषि केस की जाँच के बाद CBI ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी थी गाज़ियाबाद की CBI कोर्ट में, और कहा था कि इसमें कहानियाँ तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कोई सबूत, गवाह और ऐसी कोई चीज़ मिल नहीं रही है, इसलिए हमें लगता है इस केस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन CBI कोर्ट ने CBI की इस दलील को नहीं माना और उस क्लोज़र रिपोर्ट को ही उन्होंने कहा कि आप इसी को चार्जशीट बना दीजिए और मुकदमे की शुरुआत होगी। तो फिर CBI ने उस क्लोज़र रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील किया और फिर मुकदमा हुआ, जिसके बाद आरुषि के माँ बाप को गाज़ियाबाद की CBI के स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हुई। जैसलमेर की उस लोकल पुलिस ने कहा कि अब इसको केस को क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन केस क्लोज़ करने के लिए आपको अपने सबसे सीनियर अफसर के दस्तखत की ज़रूरत होती है, मतलब उसकी भी मर्ज़ी इसमें शामिल है। और जैसलमेर के सबसे सीनियर जो पुलिस अफसर है वो वहाँ के SP। तो उस वक्त जब ये हादसा हुआ था तब SP कोई और थे, कई स्टाफ बदले, कई पुलिस की टीम बदली। अब नए SP मिस्टर अजय सिंह जैसलमेर पहुँच चुके थे। अजय सिंह के पास उनके टेबल पर यह फाइल आती है कि इस केस को क्लोज़ कर दिया जाए और इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो इस पर आपके दस्तखत चाहिए ताकि इसको हम कोर्ट में भेज सकें। अब अजय सिंह को सिर्फ एक दस्तखत करना था, एक सिग्नेचर, और उसके बाद ये फाइल कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद बहुत मुमकिन है कि हमेशा के लिए केस क्लोज्ड। अजय सिंह ने फाइल देखा, उन्होंने कहा चलो एक दस्तखत तो करनी है, क्यों ना एक बार केस फाइल को पूरा स्टडी कर लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ इसमें ऐसी चीज़ हो जो कल को चल के अदालत पुलिस पे ही ना कुछ बोलने लगे कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो ये सोचकर अजय सिंह जी ने ये तय किया कि इस क्लोज़र रिपोर्ट पे साइन करने से पहले वो इस केस फाइल को पढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने केस फाइल पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आए, चूँकि केस फाइल में सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तब उनके कान खड़े हो गए। 2.5 साल से ज़्यादा बीत चुका था इस केस को, लेकिन 2.5 साल के बाद एक केस फाइल पढ़ रहा है एक पुलिस अफसर, एक SP, और उसे लग रहा है कि ये क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था, चूँकि केस फाइल में शुरू में लिखा था कि मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई, बॉडी 3-4 दिन के बाद मिली, रेगिस्तानी इलाका था, पानी नहीं, खाना नहीं, तो भूख प्यास की वजह से दम तोड़ दिया सामने वाले ने। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ये वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो उस वक्त आया, लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। नए SP ने इस पर ध्यान दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने कई बार पढ़ डाला। फिर कुछ एक्सपर्ट्स से उन्होंने राय दी और उन्हें लगा कि मामला गड़बड़ है। अब वो क्या चीज़ें थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि असबाक के पेट में सेमी डाइजेस्ट फूड मिले। सेमी डाइजेस्टेड टेक्निकल वर्ड में ये है कि असबाक ने कुछ खाना खाया लेकिन वो पूरी तरह से पचा नहीं पाया और उससे पहले उसकी मौत हो गई। तो पहली थ्योरी कि असबाक की मौत भूख और प्यास से हुई है, ये गलत हो गई, क्योंकि सेमी डाइजेस्टेड फूड जिस इंसान के पेट की थैली में है वो इंसान भूख से नहीं मर सकता, भूख की वजह से दम नहीं तोड़ सकता, क्योंकि खाने का अंश अब भी उसकी पेट की थैली में है, इसलिए भूख उसे मार नहीं सकती। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि असबाक की सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में चोट है और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। अब गर्दन की हड्डी टूटने का मतलब ये होता है कि इंसान एक तरह से पैरालिसिस हो जाता है उसको। वो जिंदा तो है लेकिन गर्दन की हड्डी अगर टूट गई है तो वो ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, पूरी तरह से पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट की वजह से हड्डी टूटी तो फिर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि असबाक जहाँ पे भी गिरा वहाँ से हिल जुल नहीं सकता था। लेकिन दो चीज़ें इस थ्योरी को भी काट रही थी। पहली, बाइक जहाँ पे पार्क थी वहाँ से असबाक की लाश काफ़ी दूरी पे मिली, तो एक्सीडेंट के बाद गर्दन की हड्डी टूटा हुआ शख्स जिसकी रीढ़ और गर्दन की हड्डी टूटी हुई है वो इतना चलकर दूर जा सकता है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी राय दी कि बिल्कुल नहीं, वो तो हिल भी नहीं सकता। तो फिर वो वहाँ तक कैसे पहुँचा? दूसरी थ्योरी कि जो बाइक थी वो बाइक पार्क थी सड़क किनारे और बाइक स्टैंड पे थी
स्टैंड पे हैंडल पे उसका हेलमेट भी लटक रहा था पे, और उस पूरे बाइक पे कहीं पे भी एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं था, ना बाइक पे कोई डेंट था, ना खरोच के निशान थे। तो सवाल ये कि जब एक्सीडेंट हुआ नहीं तो असबाक को चोट कैसे लगी, बाइक सही सलामत पार्क कैसे थी स्टैंड पर, हेलमेट समेत वहाँ पे कैसे रखी हुई थी, बाइक से दूरी पर कैसे थी उसकी लाश। इन चीज़ों ने एसपी अजय सिंह को एक पुलिसिया सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, बाइक का हुलिया भी बता रहा है कि एक्सीडेंट नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है। इसी के बाद अजय सिंह ने उस क्लोजर रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है और इस केस को रीओपन करो, इसकी दोबारा जांच करो। अब जैसलमेर की जो पुलिस जिस थाने का मामला था जो निपटाना चाहती थी, उसे लगा क्या नए साहब आकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, इस केस में कुछ है ही नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एसपी अजय सिंह को कुछ और दिखा दिया था। उन्हें लगा कि इस मामले में बहुत कुछ है, इसीलिए उन्होंने अब इस दोबारा मामले की जांच के ऑर्डर दिए और तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पता किया गया कि 15, 16 और 17 या 18 अगस्त तक क्या क्या हुआ था, असबाक यहाँ किन किन के साथ आया था। इसके बाद उसके दोस्तों के सारे रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया गया। जो दोस्त थे 3, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई कि जब 16 अगस्त को यह गायब हुआ तो अभी इनकी लोकेशन क्या थी। इनके मोबाइल कॉल डिटेल्स उस वक्त के खंगालने के फैसले किए गए 2018 में, उस वक्त क्या थी। और फिर एक और चीज़ आ गई कि आखिर अगर ये एक्सीडेंट नहीं था तो असबाक मोन के घर वालों ने कोई शक क्यों नहीं जताया। उन्होंने क्यों कहा कि हाँ ये एक नॉर्मल मौत है, ये एक्सीडेंट है, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। यहाँ तक कि असबाक की बीवी सुमेरा ने भी किसी पे कभी शक नहीं जताया और कहा कि हमें किसी पे शक नहीं है, एक नॉर्मल मौत है। इन सारी चीज़ों ने एसपी अजय सिंह के कान खड़े किए और उन्होंने कहा कि इनके वो दोस्त जो जैसलमेर साथ आए थे और इनकी बीवी, इन लोगों के ऊपर खामोशी से इनकी तफ्तीश करो। अब इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, कॉल डिटेल्स निकाले गए उस वक्त के। तो जो दोस्त थे इसके 5 दोस्तों के साथ जो आया था, उनके कॉल डिटेल्स निकाले गए। तो उस रात जिस दिन ये गायब हुआ, ये पता चला कि ये लोग होटल आए, फिर उस होटल में बातचीत की गई तो पता चला इन्होंने पार्टी की। अब एक दोस्त गायब है और बाकी दोस्त खुशी मना रहे हैं, ये बात हजम नहीं होती। सुमेरा के अब कॉल डिटेल खामोशी से निकाले गए उस वक्त के। तो कॉल डिटेल के साथ एक नंबर मिला, उस नंबर के ज़रिए एक नई कहानी पता चली। पता चला कि सुमेरा का नीरज नाम के एक शख्स के साथ अफेयर है और ये काफ़ी वक्त से है। दोनों लंबी लंबी बातें करते हैं, दोनों काफ़ी चैट करते हैं और इन दोनों के बीच एक लंबे अरसे से रिश्ता है। अब यहाँ पे फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है कि एक पत्नी जो अपने पति के मौत पे शक नहीं जता रही है, उसका किसी और के साथ अफेयर है। तो क्या सिर्फ अफेयर के लिए उसने रास्ते से हटा दिया अपने पति को? चाहती तो डिवोर्स दे सकती थी। अब पुलिस ने असबाक के माँ बाप और असबाक के भाई बहनों से पूछताछ करने का फैसला किया। जब पुलिस वहाँ तक पहुँची तो वहाँ एक और नई कहानी पता चली। पता चला कि असबाक और सुमेरा के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी और इससे पहले भी असबाक को 1-2 बार सुमेरा ने पिटवाने की कोशिश की थी। अब पति पत्नी के इस रिश्ते का सच सामने आया तो फिर और भी मामला गहराया। बट ऐसा क्यों? तो पता चला कि असबाक के बहुत सारे प्रॉपर्टी थे, दुबई में भी, बेंगलोर में भी। सुमेरा जो है, उसका इश्क था नीरज नाम के एक शख्स के साथ। वो चाहती थी कि नीरज के साथ शादी करे, लेकिन वो असबाक की प्रॉपर्टी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि असबाक की सारी प्रॉपर्टी की भी उस पर उसका हक हो और नीरज भी उसकी ज़िंदगी में आए और असबाक उसकी ज़िंदगी से निकल जाए और ये सब कुछ बड़ा स्मूथली और प्लानिंग के साथ हो। और बस इसीलिए सुमेरा ने एक साजिश रची। उसे पता था कि असबाक को बाइक रैली का बड़ा शौक़ है। इसी दौरान में असबाक ने एक दिन घर में जिक्र किया कि जैसलमेर में एक बाइक रैली है, जगह भी बहुत अच्छी है, रेत है और उस रैली में हिस्सा लेना चाहता है। यहीं से सुमेरा ने प्लानिंग करनी शुरू की और उसने जो असबाक के दोस्त थे उनमें से 3 दोस्तों को अपने साथ मिलाया। उसने कहा कि देखो तुम लोग भी रैली में जाओ और वहाँ जाकर असबाक का कत्ल कर दो और मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगी। कई लाख रुपए की सुपारी में ये डील तय हुई और इसके बाद तय प्लान के मुताबिक असबाक जो है
वो जैसलमेर आता है अपने 5 दोस्तों के साथ 15 अगस्त को। 16 अगस्त को लोकेशन के नाम पर उसके 3 दोस्त उसके साथ जाते हैं और प्रैक्टिस के नाम पे उसे बहुत दूर ले जाते हैं और सुनसान जगह मौके पे देखते ही दोस्त सब अपने अपनी बाइक पे थे। एक जगह बाइक रोकते हैं, एक दोस्त पीछे से आता और एक लोहे की वजनी चीज़ से असबाक के सर के पीछे गर्दन पर एक ज़ोर से हमला करता है। गर्दन की हड्डी टूट जाती है। इसका दूसरा वार करता है उसकी रीढ़ की हड्डी पर। असबाक वहीं गिर पड़ता है। गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, न वो हिल सकता था न डुल सकता था। इसके बाद ये दोस्त उसको उठाते हैं और उठाने के बाद रेगिस्तान के टीले के पीछे ले जाकर डाल देते हैं। बाइक को उसकी वहीं सड़क किनारे पार्क कर देते हैं, हेलमेट वहीं लगा देते हैं और फिर वापस चले आते हैं और अगले दिन पुलिस में उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद लौट तो आते हैं, लेकिन मोबाइल जो है वो सब अपने साथ लेकर गए थे और इसीलिए जिस जगह से लाश मिली, पुलिस ने जो सारे कॉल और ये डिटेल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए पता किया 2 साल पहले का, वो लोकेशन उसके आसपास ही दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, जब ये लाश मिली तो ये दोस्तों को भी खबर दी गई कि भैया वहाँ पे एक लाश मिली है, शिनाख्त के लिए चलिए। गए वहाँ पे, तो इनसे गलती हो गई थी कि असबाक का मोबाइल इन्होंने छोड़ दिया था और उस मोबाइल में बहुत सारे चैट और बाकी चीज़ें थी। पुलिस की नज़रों के सामने नज़रें छुपाते हुए उनके इन दोस्तों ने उसके मोबाइल को भी अपने पास ले लिया, उसमें से सारे चैट और बाकी चीज़ें डिलीट की, फिर मोबाइल को फेंक दिया और उसके बाद वापस ये लोग बेंगलोर पहुंच गए। जब ये सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने बेंगलोर में काफ़ी सम्मन भेजा सुमेरा को, वो आई नहीं। दोस्तों को भेजा, वो आए नहीं। आखिरकार जैसलमेर की टीम की जो पुलिस है वो पहुंची बेंगलोर और बेंगलोर जाने के बाद उसके 3 दोस्तों को उठाती है, गिरफ्तार करके जैसलमेर लाती है। तीनों दोस्त पूरी कहानी उगल देते हैं और बताते हैं कि असबाक के कत्ल के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी सुमेरा ने उन्हें सुपारी दी थी और इसीलिए उन्होंने उसका कत्ल किया। लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स अभी इसलिए बाकी है क्योंकि इन दोस्तों की गिरफ्तारी और सम्मन की जानकारी मिलने के बाद से सुमेरा गायब है। वो बेंगलोर में ना अपने घर पर है, ना ससुराल में है और जैसलमेर की टीम लगातार उसको ढूंढ रही है, तलाश कर रही है और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक वो कानून से बच नहीं पाएगी। जैसलमेर पुलिस जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएगी और तब कहीं जाकर असबाक और उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। तो ये कहानी एक पत्नी, एक ऐसी पत्नी जो अपने चाहती तो बहुत आराम से वो असबाक को डिवोर्स देकर नीरज के साथ ज़िंदगी बिता सकती थी, लेकिन बात वही है कि मोहब्बत के साथ साथ लालच भी उसके मन में। एक तरफ नीरज से वो प्यार करती, उसके साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन असबाक की दौलत पर भी वो अपना हक मानती थी और उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी और यही वजह है कि अपने ही हाथों उसने अपने ही पति, अपने ही शौहर का कत्ल करवा दिया। और कमाल की बात यह है कि एक ऐसा केस जिसकी क्लोज़र रिपोर्ट पे बस एक दस्तखत चाहिए था, आखिरी सिग्नेचर, और उन एसपी अजय सिंह ने दस्तखत करने से पहले उस फाइल को पढ़ने का फ़ैसला किया और फिर ये फ़ैसला ऐसा हो गया कि पूरी कहानी पलट गई और करीब 2.5-3 साल से एक रेगिस्तान में दफन एक कत्ल का राज ज़माने के सामने आ गया। तो ये थी आज कत्ल की एक ऐसी कहानी है जिसमें बल्कि 4 किरदार हैं और ये चारों शक के घेरे में हैं, लेकिन अभी भी पुलिस ये तय नहीं कर पा रही है कि इनमें से असली कातिल कौन है। कहानी बेहद अजीबोगरीब है। कहानी मुंबई की है और कहानी 2007 की है, यानी करीब 16 साल पहले की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी एक लड़की जिसका नाम था स्नेहल गवारे। स्नेहल गवारे मुंबई के अंधेरी कॉलेज में, वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी में है, वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। 2007 की ये बात है और मुंबई के डोंबिवली इलाके के निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्नेहल रहा करती थी। स्नेहल के पिता, जिनका नाम हिंदूराव गवारे, ये कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे। स्नेहल की माँ कल्पना, ये एक स्कूल टीचर थी और स्नेहल की एक बड़ी बहन थी शीतल, जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कुल 4 लोगों का ये परिवार था, पिता हिंदूराव, माँ कल्पना, बड़ी बहन शीतल और खुद स्नेहल। तो बड़ी बहन लंदन में, यहाँ पे माँ बाप और स्नेहल ये तीनों अकेले इस डोंबिवली इलाके में रहा करते थे, इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो वहाँ पे घर था इनका। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 19 जुलाई 2007, 19 जुलाई 2007 सुबह रोज़ाना की तरह हिंदूराव गवारे अपने बैंक चले गए ड्यूटी पर। करीब 8:30 बजे घर से निकले
माँ का स्कूल था, वो और पहले निकल गई कल्पना, और वो भी स्कूल चली गई। स्नेहल को कॉलेज जाना था और उसका टाइम वही था, करीब 8-9 बजे। तो तीनों घर से निकल गए। सबसे पहले स्नेहल घर लौट आती थी 4 बजे के आसपास कॉलेज से। इसके बाद माँ आती थी उसी दौरान, और फादर जो है वो करीब 7 बजे आया करते थे। तो अब तीनों लोग 19 जुलाई 2007 की सुबह घर से निकले। शाम करीब 4:30 बजे स्नेहल की माँ कल्पना घर लौटती है। जब घर लौटती हैं तो देखती हैं कि घर के दरवाजे पर स्नेहल की चप्पल पड़ी है। घर का दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगी हुई है, लॉक नहीं है, चप्पल बाहर है। वो कुंडी खोलती है, अंदर जाती हैं। अंदर दाखिल होती हैं तो घर के अंदर सबसे पहले एक हॉल है। देखती हैं उस हॉल में एक टेबल पर एक गिलास पानी रखा हुआ है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि इस पूरे घर को यूं कुंडी लगाकर छोड़कर स्नेहल कहाँ चली गई। चप्पल स्नेहल का है घर के बाहर, इसका मतलब है वो यहीं है, और अंदर पानी का गिलास भी है एक, लेकिन कुंडी बाहर से लगी हुई है, ताला लगा नहीं है। स्नेहल ऐसा करती नहीं है। अब उन्होंने फ़ोन मिलाया, स्नेहल का फ़ोन स्विच ऑफ। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो 3:35 पर स्नेहल ने अपने मोबाइल से अपनी माँ को एक ब्लैंक मैसेज भेजा, मतलब सिर्फ मैसेज भेजा, कुछ टाइप नहीं किया। अब वो फ़ोन कर रही है, वो उठा नहीं रही क्योंकि स्विच ऑफ है। 4:30 बजे वो करीब आई थी, उन्हें लगा कि कहीं आसपास होगी। 1-8 घंटा बीत गया। 7 बजे कल्पना के हस्बैंड हिंदूराव गवारे घर पहुंचते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो कल्पना बताती है कि स्नेहल अभी तक लौटी नहीं, उसका मोबाइल बंद है। घर के बाहर से कुंडी लगी हुई थी, हॉल में पानी की बोतल, एक गिलास था। तो पिता को भी लगता है, वो आसपास फिर उसके दोस्तों से पूछते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं। आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं। इसके बाद ढूंढते ढूंढते आखिरकार रात करीब 10:30 बजे का वक्त हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी परेशान, वो डोंबिवली पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ जाकर स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद हिंदूराव घर लौटते हैं, उनकी वाइफ कल्पना घर लौटती हैं। तब तक इनके कुछ परिचितों को, पड़ोसियों को भी जानकारी मिल गई थी। कल्पना के स्कूल की कुछ, उनकी जो स्कूल टीचर, जो दोस्त थी, वो भी सुनकर कि स्नेहल इनकी बेटी गायब है, घर पहुंच गई। इधर हिंदूराव गवारे पे भी कुछ कलीग जो बैंक के थे वो भी घर पहुंच गए। अब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। रात को ये लोग घर पे ही हैं, पूरी रात ये घर पे ही बिता देते हैं, परेशान। जितने लोगों को फ़ोन कर सकते थे फ़ोन कर करके। हॉल में तब हिंदूराव गवारे बैठे हुए हैं अपने दोस्त के साथ, 1-2 पूरी रात उन्होंने जागी है क्योंकि बेटी जमान गायब है। उधर माँ अंदर बेडरूम में बेड पर बैठी हैं अपनी एक और इस जो स्कूल टीचर थी, जो उनकी दोस्त थी, उनके साथ। ऐसी घड़ी में कई लोग आते हैं हमदर्दी जताने के लिए। तो पूरी रात फ़ोन करते करते बीत गई, स्नेहल की कोई खबर नहीं मिली। हस्बैंड वाइफ अलग अलग हॉल में और कमरे में बैठे हुए हैं। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त होता है। अचानक हिंदूराव गवारे को बेडरूम से एक चीख सुनाई देती है, और ये चीख किसी और की नहीं, उनकी अपनी बीवी कल्पना की थी। चीख सुनते ही हिंदूराव गवारे और उनके साथ जो उनके एक दोस्त बैठे हुए थे, बैंक के एम्प्लॉय, दोनों भागकर बेडरूम में दाखिल होते हैं। जब बेडरूम में दाखिल होते हैं तो दोनों देखते हैं कि कल्पना वहाँ खड़ी हुई है और मुंह पर हाथ है, और उनकी सहेली, दोनों के होश उड़े में हैं, और वो हाथ से एक तरफ इशारा कर रही है बेड की तरफ। उन्हें बेड के बाहर से एक हल्के से पैर कोई नज़र आता है। बदहवास हिंदूराव गवारे उस बेड को हटाते हैं। गद्दा जब हटाते हैं तो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर वो स्नेहल पड़ी हुई है, जिसे पिछले करीब 12 घंटे से ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। स्नेहल बेड के अंदर बॉक्स में थी। उसके मुंह पर सफ़ेद रंग का कपड़ा जो है मुंह में ठुसा हुआ था। दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। पहली नज़र में ही देखकर लग गया था कि वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन बदहवास माँ बाप और उनके जो सहयोगी थे बॉडी को बाहर निकालते हैं और फ़ौरन नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बता देते हैं कि ये अब जिंदा नहीं है। पुलिस को खबर की जाती है। अब जिस पुलिस के पास रात 10:30 बजे स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, अब वो रिपोर्ट चेंज हो जाती है। अब वो एक मर्डर में तब्दील हो जाती है। तो मिसिंग अब मर्डर केस बन चुका। लेकिन सवाल ये था कि स्नेहल, जिसे पूरे शहर में तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों के पास ढूंढा जा रहा था, वो अपने ही घर के, अपने ही बेडरूम के बेड के अंदर बॉक्स में पड़ी हुई थी, और दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। साफ था कि कत्ल का मामला है। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दम घुटने की वजह से स्नेहल की मौत हुई है। लेकिन जो हुलिया था उससे साफ है कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं था, क्योंकि हाथ पीछे से बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, ऊपर से बॉक्स के अंदर उसे डाला गया, फिर बेड रख दिया गया, तो वो बॉक्स को खोल भी नहीं सकती, बाहर भी नहीं आ सकती, सांस भी नहीं ले सकती। तो सीधे सीधे ये केस कत्ल का एक मामला बन गया।
अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, घर वालों से पूछा कि कोई ऐसी दुश्मनी, कोई ऐसी दोस्ती, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर। तब घर वालों ने बताया कि हाँ स्नेहल, बल्कि स्नेहल की माँ ने बताया, कल्पना ने। उन्होंने कहा कि स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है हिरेन राठौड़, और इन दोनों की दोस्ती है और स्नेहल अक्सर उससे बात करती है। अब जब पुलिस को पता चला कि हिरेन राठौर उसका बॉयफ्रेंड है, तो पुलिस ने फौरन हिरेन राठौर को कांटेक्ट किया। हिरेन राठौर जो था, उसने जो कहानी बताई, उसने कहा कि 2004 में जब वो कॉलेज में दोनों थे, तभी दोनों की मुलाकात हुई और फिर मुलाकात दोस्ती में बदली और दोस्ती फिर प्यार में बदल गया। और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, न सिर्फ प्यार करते थे बल्कि वो अक्सर, हिरेन ने बताया कि वो स्नेहल के घर भी आता था और उनके इस रिश्ते के बारे में स्नेहल की माँ कल्पना को सारी जानकारी है। माँ ने भी पुलिस को बताया कि हाँ वो आता था और मुझे जानकारी है। बाप को पता नहीं था, मतलब हिंदूराव गवारे को नहीं मालूम था। तो इसके बाद अब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो फिर हिरेन राठौड़ ने बताया कि लास्ट वीक, एक हफ्ते से उसका झगड़ा चल रहा था स्नेहल से, और झगड़े की वजह ये थी कि एक हफ्ता पहले हिरेन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था, और इस पार्टी की जानकारी जब स्नेहल को पता चली तो वो गुस्सा हो गई। उसे पार्टी में जाना, जिन दोस्तों के साथ गया था उन दोस्तों के साथ जाना नागवार गुजरा, उसे पसंद नहीं था। तो इसलिए उसने बातचीत बंद कर दी। फिर उसने समझाया, मनाया, फिर उसने कहा कि वो मान गई, और फिर यह तय हुआ कि अभी हम लोग बहुत बिजी हैं, तो एक हफ्ते तक थोड़ा हम लोग डिस्टेंस बना कर रखेंगे, कम बात करेंगे। और उसने कहा कि इस एक हफ्ते में हुआ ये कि मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया, बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो जाती थी, तो मेरा मोबाइल अक्सर स्विच ऑफ रहता। मैं तभी मोबाइल को ऑन करता जब मुझे कोई कॉल करना होता। तो क्या हुआ, खासतौर पर आखिरी 2 दिन में क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। अब हिरेन राठौर के इस बयान के बाद जो पुलिस ने उससे लिया, फिर उसके बाद उसका पता करना शुरू किया गया कि ये क्या करता और उस दिन कहाँ था। तो पता चला कि हिरेन ने मैनेजमेंट के कोर्स कर रखा था, और ये मुंबई में ही एक वोल्टास कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर 2007 जुलाई से ही 2008 तक ही इसने काम किया कुल। और जिस दिन 19 जुलाई 2007 की ये बात है, उस दिन उसने कहा कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में था, और इस ऑफिस में रहने के दौरान मेरे बहुत सारे जो कुलीग थे, बल्कि वहाँ पे कुछ ट्रेनी थे, मैं उनके साथ था। तो मेरी मौजूदगी इस घर पर नहीं थी जहाँ स्नेहल रहती थी, बल्कि उस कंपनी के दफ्तर में थी। अब एक वक्त में एक शख्स 2 जगह तो रह नहीं सकता। पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस ने उसके बयान के बाद उसके दफ्तर गई पहुंची, उस वोल्टास कंपनी के कुलीग से पूछताछ की। 3 कुलीग ने कहा कि हाँ ये हमारे साथ था और ये सुबह आया था और शाम 5:30 तक तो हमने देखा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब अटेंडेंस रजिस्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लेने के लिए मांगा, तो पता चला कि उसी दिन 19 जुलाई का अटेंडेंस रजिस्टर गायब है। और उस वक्त ये पता चला कि वहाँ जो भी एम्प्लॉय आता था वो साइन करता था और टाइम लिखता था। बहुत सारे दफ्तर में होता है, ये प्राइवेट जॉब में खासतौर पर स्ट्रिक्टली होता है, आप कितने बजे इन कितने बजे आउट। अब तो खैर अलग अलग मशीनें आ गई हैं। तो वो जो अटेंडेंस रजिस्टर था उस कंपनी में खासतौर पर उस दिन का, वो गायब। अब ये बड़ी अजीब बात थी, लेकिन 3 विटनेस ऐसे थे जो कह रहे थे कि हाँ हिरेन यहाँ आया था और हमारे साथ था और शाम तक था। अब पुलिस के हिसाब से जो कत्ल हुआ वो कत्ल करीब दोपहर से लेकर 4:30 से पहले हुआ है, क्योंकि 4:30 बजे कल्पना घर पहुंच चुकी थी, और 9 बजे के बाद हुआ है, क्योंकि 9 बजे से पहले स्नेहल उन लोगों के साथ थी जब माँ बाप अपने अपने काम पर निकले। अब यहाँ हिरेन का यह है राठौड़ का कि वो दफ्तर में 9:30 से लेकर 5:30 तक रहा है, गवाह भी है। लेकिन गवाहों पे तो भरोसा करें, अटेंडेंस रजिस्टर जो गायब है वो शक पैदा कर रहा है। लेकिन अब पुलिस क्या करे, अपनी तरफ से तफ्तीश करती रहेगी, कोई सुराग और सबूत नहीं मिल रहा। इधर स्नेहल का मोबाइल गायब था, लेकिन करीब हफ्ता भर बाद स्नेहल का मोबाइल मिल जाता है, और ये मोबाइल मिलता है, पुलिस ने चूंकि उसको सर्विलांस पे लगा रखा था। तो एक शॉप थी जो जिस शॉप के अंदर ग्रॉसरी शॉप थी, तो पता चला कि इसका लोकेशन वहाँ है। पुलिस वहाँ पहुंची तो उस दुकानदार से पूछा कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो उसने कहा कि एक शख्स आया था, उसने कहा ये मोबाइल रास्ते में कहीं पड़ा हुआ था तो मेरे पास बेचने आया, मैंने 3,500 रुपये में उस मोबाइल को ख़रीद लिया। तो उसने कहा वो जो बेचने के लिए आया था उसका हुलिया बताओ। अब पुलिस ने उसके हुलिये के आधार पर एक स्केच तैयार किया। अब उस स्केच को स्नेहल के घर वालों को दिखाया गया, लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं। तो अब मोबाइल मिला, लेकिन सुराग नहीं कि मोबाइल किसने बेचा, उसका इस कत्ल से क्या लेना देना। पुलिस के हाथ खाली और मामला हाई प्रोफाइल। अब टोमी वाली पुलिस सोच रही क्या करूं।
इसी दौरान पुलिस ने कहा कि अब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड को टटोलते हैं। हीरोइन को तो टटोल लिया, अब जरा फैमिली को भी टटोलते हैं। अब पुलिस, अच्छा इधर उसकी जो सिस्टर थी शीतल, उसको लंदन में खबर दी गई, सिस्टर भी आ गई अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर। अब पुलिस ने फैमिली बैकग्राउंड को जब टटोलना शुरू किया तो कई चीज़ें सामने आई। एक पहली चीज़ ये पता चली कि जो हिंदू राव गवारे हैं, इनके खिलाफ इनकी बड़ी बेटी शीतल ने पुलिस में कंप्लेंट लिखा रखी पहले मारपीट की। दूसरी पता चली कि हिंदू राव गवारे और उनकी पत्नी कल्पना में बहुत झगड़ा होता है, और इस झगड़े की वजह यह है कि हिंदू राव के एक रिलेटिव हैं, एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम है अनिल जवालेकर। तो हिंदू राव को शक था कि उनकी वाइफ यानी कल्पना का अनिल जवालेकर के साथ संबंध है, दोनों के बीच अफेयर है। तो इस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता, लेकिन इस झगड़े में हमेशा शीतल और स्नेहल अपनी मां का साथ देती। तो अब ये नया खुलासा हुआ कि मां का अफेयर है एक अनिल जवालेकर के साथ। फिर दूसरा, खुद हीरेन ने बताया था कि वो और स्नेहल एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो अक्सर घर आया करता था स्नेहल के, और इस पूरी जानकारी मां को है। लेकिन हिंदू राव गवारे को जानकारी नहीं थी कि हीरेन कोई ऐसा है जो उनकी बेटी स्नेहल की ज़िंदगी में है, और वो घर भी आता है। मां ने ये बात छुपाई। तो अब सवाल ये था कि मां और दोनों बेटी एक तरफ, बाप एक तरफ, बाप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी, और इसमें चौथा किरदार अनिल, जिसके बारे में एक ही कल्पना के साथ अफेयर है। अब पुलिस की नज़र में यहां पर बेटियां, एक तो स्नेहल मर गई, शीतल लंदन में थी उस वक्त। तो अब शक के घेरे में घर के अंदर से 3 लोग आते हैं। पहला हिंदू राव गवारे यानी स्नेहल का बाप, दूसरा कल्पना स्नेहल की मां, और तीसरा अनिल जो कल्पना के जिसके साथ अफेयर की बात थी। अब पुलिस की कहानी ये थी, थ्योरी, ये 3 क्यों हो सकते, और चौथा तो बॉयफ्रेंड जो है हीरेन राठौर, वो तो था ही था। तो अब स्नेहल के कत्ल की पूरी तफ्तीश के बाद ये 4 कैरेक्टर शक के घेरे में आते हैं, और इन घेरे में आने की वजह, जो पहले 3 की बात करता हूं, भी बॉयफ्रेंड को साथ में रखता हूं अलग। स्नेहल का कत्ल घर में हुआ, लाश बेड के अंदर से मिली, इसका मतलब है कि कातिल कोई जानकार था जो घर तक पहुंचा। अनजान आदमी आकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता जल्दी। तो अब कैसे हो सकता और क्या मोटिव हो सकती है? तो पहला मोटिव पुलिस ने अपने खुद ही सोचा, हिंदू राव गवारे स्नेहल के पिता, उनका मोटिव यह कि कल्पना और अनिल के बारे में, रिलेशन के बारे में उसको पता था, और फिर उसका और हीरेन राठौर की कुछ जानकारी उसको मिली, और फिर गुस्से में उसने अपनी बेटी को मार डाला। एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि कल्पना ने स्नेहल को मार दिया, यानी अपनी ही बेटी को। वजह ये कि कल्पना और जो अनिल जवालेकर, उनके रिश्तों को स्नेहल ने जान लिया, सच्चाई पता चल चुकी, और उसने शायद कहा होगा मैं अपने बाप को बता दूंगी, और इसलिए खुद मां ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, और इस कत्ल में अनिल ने कल्पना का साथ दिया। तो ये 3 हो गए। अब चौथा हीरेन, कि आपस में झगड़ा हुआ, कुछ और बात है, रिलेशनशिप तोड़ने की बात हो, तो हीरेन ने ये कत्ल किया हो, और उसके बारे में शक एक कि उसी दिन का अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो गायब क्यों है। तो अब 4 किरदार हैं पुलिस के सामने, लेकिन सबूत कोई नहीं है, कहानियां तमाम हैं। फिर पुलिस ने तय किया कि इन 4 के साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, और इसके बाद फॉरेंसिक टेस्ट कराया गया इन 4 के। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, झूठ पकड़ने की मशीन जो होती है वो सारी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हुई इन सब की, और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ ही। तो ये भी सारे टेस्ट हुए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में जो अनिल है उसको क्लीन चिट दी कि इसकी पूरी इससे लगा कि ये सच बोल रहा है। जो कल्पना है उसको भी ये कहा गया, जो मां है स्नेहल की, कि ये जो भी है वो सच कह रही है। जो बॉयफ्रेंड हीरेन राठौर है उसके बारे में जो फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आई वो ये थी कि लगभग सच बोल रहा था, लेकिन जब उससे 2 बार ये पूछा गया कि क्या स्नेहल के कत्ल में तुम्हारा हाथ है, तो उसने इस दोनों बार नो बोला। लेकिन जो वो नो बोला, उस नो में बहुत सारी चीज़ें थी जो ऐसी थी जो हार्ट बीट और बाकी चीज़ें, उसका ऐसा लग रहा था कि ज़ुबान साथ नहीं दे रही है। तो ये साइंटिफिक जो टेस्ट इस तरीके की होती है, उसमें यह है कि ज़ुबान, दिल की धड़कन और आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को नापा और मापा जाता है, और इसी हिसाब से पता चलता है सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो उसमें था कि जिसने जो 2 बार नो बोला, उस नो में थोड़ा सा डाउट है, कि उस नो में वो थोड़ा सा घबरा है, तो इसलिए डाउट है कि ये शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन बाकी जगह पे उसको क्लीन चिट है, सिर्फ 2 जगह पे नो, कुछ सेकंड का मामला है। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो हिंदू राव गवारे
उसकी जो पूरी साइंटिफिक और ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उसमें उसकी जो पूरी बातचीत है, उसने जो पूरा उसने बोला है, तो उसको पूरी तरह से सच भी नहीं मान सकते, पूरी तरह से झूठ भी नहीं बोल सकते। यानी वो भी शक के घेरे में है कि कुछ उसने भी छुपाया या सच नहीं बोल रहा, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं है इस। और दूसरा, ये सब चीज़ें तो कोर्ट में मान्य है नहीं। तो रिपोर्ट दोनों जगह, ये रिपोर्ट भी कन्फ्यूज़न पैदा कर गई। एक ये कि हिरेन राठौर ने कहा, लेकिन दो जगह पर नो में हमें डाउट है कि शायद वो झूठ बोल रहा है। और बाप के बारे में कि ये पुख्ता नहीं कह सकते, हो सकता है सच भी हो, लेकिन कई जगह पे डाउट भी है। तो ये रिपोर्ट भी एक तरह से पुलिस के किसी काम नहीं आ रही। अब धीरे धीरे मामला टाइम बढ़ता जा रहा है। आखिरकार ये फिर डोंबिवली इलाके के पुलिस स्टेशन से ये केस लेकर वहाँ की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया कि आप इस केस की जांच कीजिए। अच्छा, इधर इन सारी चीज़ों के बीच में उसी 2007 में जो हिरेन राठौर है, ये हायर स्टडी के लिए मुंबई से यूएस चला गया। और उसने मुंबई, वहाँ पे यूएस में उसने जाकर उसको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी थी। तो ये यूएस गया और वहीं अपनी पढ़ाई करने लगा। यहाँ चूँकि उसको पुलिस से सारी पूछताछ हो गई, उसके सारे टेस्ट हो गए, और अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया था, क्योंकि ग्राउंड नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ कहानियाँ थी। तो उसको कोई रोक टोक था नहीं, और वो भी भागा नहीं, बाकायदा उसका पहले से ये सब कुछ था, क्योंकि उसी जुलाई में इंसिडेंट हुआ और उसके एंड तक इसको जाना था। एडमिशन के सारे फीस पैसे उसने सब डाल रखे थे, भर रखे थे। तो ये यूएस चला गया था 2007 में। अब इधर पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस की जांच जारी है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पुलिस ने इस दौरान फिर एक रिपोर्ट तैयार की और अदालत में जाकर कल्याण के कोर्ट में कहा कि इसमें हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, इसलिए इस केस को क्लोज कर देते हैं। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, आप क्लोज मत कीजिए, आप इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए, देखिए कुछ नए सबूत, नए गवाह मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी दौरान में 2010 में होता यह है कि हिरेन राठौर के फादर की डेथ हो जाती है मुंबई में। अब फादर की डेथ होने के बाद हिरेन राठौर को वापस इंडिया आना पड़ता है। वो इंडिया आता है, और इंडिया आने के बाद बाकायदा वो खुद ही जो कल्याण कोर्ट है वहाँ जाता है और ख़ुद को कहता है कि अगर इस केस में आपको सच्चाई जानने के लिए मेरी ज़रूरत है तो मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ अपनी तरफ से। ये कोर्ट में एक अर्जी दे देता है। अब कोर्ट में जब ये अर्जी दिया गया तो फिर कोर्ट ने कहा ठीक है, कोर्ट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब एक जो एक्यूज जिसको पुलिस शक के घेरे में लेकर चल रही है वही आता है और वही कहता है कि आप चाहे तो मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए। तो अप्रैल 2010 की बात है, ये शुरुआत की 7 अप्रैल को जब वो भारत आया था हिरेन राठौर, और आने के बाद इसने 9 अप्रैल को कोर्ट में ये कहा था कि मैं नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं। इसके बाद पुलिस ने, चूंकि वो रजिस्टर गायब थे अटेंडेंस की और ये वापस अमेरिका से लौटा था, इस चीज़ में कई चीज़ें ऐसी हुई जिसमें लगा था कि ये शक के घेरे में है, और अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट बंद करने से मना कर दिया। उसने कहा कि आप जांच आगे बढ़ाइए। तो और कुछ पुलिस के पास था नहीं। पुलिस ने क्या किया कि हिरेन राठौर के लौटते ही 20 अप्रैल 2010 को उसको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि हम आपको स्नेहल के मर्डर केस में अरेस्ट करते हैं। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अब जब कोर्ट में पेश किया गया तो फिर उसको 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली। 27 अप्रैल तक वो पुलिस कस्टडी में रहा। इसके बाद फिर 7 दिन के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान में भी सिर्फ ये कि एक अटेंडेंस रजिस्टर गायब है, उसका मौका वारदात पर मौजूदगी, उसके मोबाइल की डिटेल, ऐसी कोई भी चीज़, एक एविडेंस नहीं मिल रहा है जिससे ये साबित हो सके कि हिरेन राठौर ने ही कत्ल किया। हालांकि दूसरी तरफ शक सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ही है कि आखिर उसी 19 जुलाई 2007 का ही रजिस्टर अटेंडेंस जो है वो गायब क्यों उसका 2 दिन तक ही मोबाइल बंद था, स्विच ऑफ था। क्या वो लोकेशन छुपाने के लिए उसने ऐसा किया था? तो ये सारी यही ग्राउंड थी जिसके ऊपर अरेस्ट किया था। तो फिर 20 अप्रैल को इसको अरेस्ट किया, 27 अप्रैल को ये जेल चला गया, लेकिन कोई प्रूफ था नहीं। तो लगभग महीने भर जेल में रहा। उसके बाद 26 मई 2010 26 मई 2010 को पुलिस ने भी कहा कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट ने बेल दे दिया हिरेन राठौर को और हिरेन राठौर जमानत पर बाहर आ गया 2010 26 मई। बाहर आने के बाद अब हिरेन राठौर ने एक काम और किया। जब वो यहाँ आया अप्रैल में इंडिया अपने फादर की डेथ के बाद, तब उसने कहा था कि मैं वॉलंटरी खुद से ही अपनी नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूँ
अच्छा, आपने कानून है कि नार्को टेस्ट कराने के लिए सामने वाले की इजाज़त या मंजूरी ज़रूरी होती है। तो जब इसको गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये फिर बेल मिल गया, तो बेल मिलने के बाद अब पुलिस ने कहा कि जी आपका नार्को टेस्ट कराते हैं। इसने वो एप्लीकेशन वापस ले लिया जो कोर्ट में कहा था कि मैं नार्को कराने के लिए अपनी मर्जी से तैयार हूँ। इसने एक दूसरा एप्लीकेशन दिया, उसने कहा कि मुझे नार्को नहीं कराना और मैं इस टेस्ट से पीछे हटता हूँ, और इसमें कानून कहीं नहीं आता कि आपसे ज़बरदस्ती कराए। तो अब अचानक जमानत के बाद उसने नार्को टेस्ट से डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब उसके बाद वो बाहर, पुलिस जांच करती रही। आज 16 साल हो गए, 2007 19 जुलाई का ये केस है। अब भी पुलिस के रडार पर 4 नाम हैं, और वही चारों नाम जो पहले दिन से। स्नेहल के फादर हिंदूराव गवारे, मदर कल्पना, मदर का जिनके साथ अफेयर बताया गया अनिल जवालेकर, और चौथा स्नेहल का बॉयफ्रेंड हीरेन राठौड़। और इनमें सबसे ज़्यादा जो लोकल पुलिस से और बाकी लोगों से आप बात कीजिए तो उनका कहना है कि अगर सस्पेक्ट की लिस्ट में सबसे ज़्यादा किसी के खिलाफ पुख्ता लगता है कि कातिल हो सकता है तो उनकी नज़र में वो है बॉयफ्रेंड हीरेन राठौड़। लेकिन उसके पीछे भी वजह सिर्फ एक है, और वो है कि सेम उसी दिन का उस अटेंडेंस रजिस्टर का वो पन्ना गायब होना, बाकी दिन का मौजूद होना। लेकिन एक रजिस्टर गायब होने से सिर्फ किसी को कातिल नहीं ठहराया जा सकता। मोटिव पुलिस कभी तलाश नहीं कर पाई कि स्नेहल और राठौर, इन दोनों में झगड़ा, और झगड़े के बाद स्नेहल को उसको छोड़ भी देता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में सबको तो पता था नहीं, तो वो उसे क्यों मारेगा, मोटिव क्या हो सकता है। और अगर मोटिव की बात है तो फिर मोटिव इधर भी बहुत सारी है। पुलिस की थ्योरी थी कि खुद स्नेहल की माँ और उसके एक रिश्तेदार के साथ, अनिल के साथ उनका अफेयर, और दोनों ने देख लिया किसी ऐसी हालत में, और उसके बाद उन्होंने मार डाला अपनी बेटी को। या पिता, जिसे लगता था कि वो अपनी माँ का सपोर्ट करती है और कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो पिता ने मार डाला। तो 3 तो घर में ही हैं, शक के घेरे में कातिल, चौथा बाहर है बॉयफ्रेंड। लेकिन अभी भी ना ये केस क्लोज हुआ है ना ख़त्म हुआ है। कोर्ट में जब भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, कोर्ट ने यही कहा कि आप इसकी जांच कीजिए, इस केस पे नज़र रखिए, हमेशा आंखें खुली रखिए, कभी भी कुछ भी इसमें नया आता है तो आप बताइए। हिरेन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, वो अपना नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका ये भी है कि उसने कभी भी वो भागा नहीं। जब जब उसे बुलाया गया, जब जब ज़रूरत पड़ी वो आता है। और वो खुद ही आया था जब पहली बार यूएस से, तो खुद ही कोर्ट के सामने गया था और कहता था, उसने कहा था आप मेरी जांच कीजिए, मेरा नार्को कीजिए। लेकिन फिर शक पैदा होता है कि जब तुमको गिरफ्तार कर लिया गया और बेल आउट हुए, उसके बाद तुमने फिर नार्को करवाने से मना क्यों कर दिया। और उससे पहले जो पॉलीग्राफ टेस्ट और साइंटिफिक टेस्ट हुआ था, उसमें वो जो 2 बार नो पे क्या तुमने कत्ल किया, उस नो में जो ज़रा सी लड़खड़ाहट और दिल और ज़ुबान और धड़कन और खून का साथ न देना, वो भी डाउट क्रिएट कर रहा था। लेकिन वो डाउट बाप पर भी था कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, पुख्ता नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर 4 कैरेक्टर, 4 शक के घेरे में, और एक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट स्नेहल गवारे, उसकी मौत। आज भी ये अनसॉल्व केस मुंबई की उस पुलिस स्टेशन की डायरी में दर्ज है, और आज भी किसी नए सबूत, सुराग, गवाह, पुलिस उसका इंतज़ार कर रही है ताकि इस केस को सुलझाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख का सच ये है कि 19 जुलाई 2007 जब स्नेहल का कत्ल हुआ, उसके बाद से आज तक ये केस सुलझा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर कत्ल के अंदर होता है, लाश घर के अंदर से ही मिलती है। किसी पड़ोसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा, तो फिर कातिल कौन है? ये केस जब भी खुलेगा मैं आप तक इसका फॉलोअप ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही कहानी एक सुना दी, दूसरे पार्ट के बारे में आपने कहा था लेकिन अभी तक सुनाई नहीं। तो आज जो कहानी है वो एक नए देश का जन्म कैसे हुआ, बांग्लादेश, उसकी कहानी है। जंग क्यों कर हुआ, इस जंग में पाकिस्तान की हार कैसे हुई, और इस जंग में भारत की जीत कैसे हुई, और इस जंग ने एक नए मुल्क को कैसे जन्म दिया। ये पूरी कहानी है बांग्लादेश की। एक एपिसोड में जो पिछली बार आपसे मैंने कहानी सुनाई थी, उसमें बताया था कि किस तरह जब 1947 के बाद पाकिस्तान अलग देश बना और वो मुसलमानों की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का जन्म हुआ था। लेकिन उस पाकिस्तान में 2 हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो कायदे से बंगाल का हिस्सा था, जो अभी हमारा करंटली पश्चिम बंगाल है। तो उसमें ज़्यादातर जो वो लोग शामिल हुए थे पाकिस्तान में, वो बांग्ला भाषी थे, बंगाली उनकी ज़ुबान थी। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते थे। पश्चिमी पाकिस्तान पूरी तरह से जो इस्लाम और उसके नज़रिए से उस मुल्क का जन्म हुआ था,
और इस्लामिक गणराज्य भी बना पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं थे। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ गए थे, इनकी भाषा अलग थी, इनके कल्चर अलग, इनकी ज़ुबान अलग, और वहीं से भेदभाव पश्चिम और पूरब के बीच में होने लगा एक ही पाकिस्तान के अंदर, जिसने बुनियाद डाली, चाहे वो भाषा की लड़ाई हो, अधिकार की लड़ाई हो, नौकरी की लड़ाई हो, सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई हो। तो ये सारी चीज़ों ने कहीं धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में पश्चिमी पाकिस्तान को लेकर एक तरह से नफ़रत का बीज बोया, और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग और उनके लीडर जो आर्मी, वो भी जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बर्ताव कर रहे थे, उसने भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। बांग्लादेश के जन्म की असली कहानी और जो लड़ाई है, एक्चुअली वो 1970 में शुरू होती है, 1970 में, जब पाकिस्तान में आम चुनाव था। और पाकिस्तान के लोकसभा के लिए जो वहाँ पे टोटल उस वक्त 1970 की बात करें हम, 313 सीटें थी लोकसभा वहाँ के नेशनल असेंबली की। तो उसका चुनाव होता है 1970 में, और उस चुनाव में जाहिर सी बात है कि दो पार्ट था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो उस वक्त जो पूर्वी पाकिस्तान जो कायदे से कहें बांग्ला भाषी लोगों की, तो अवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। इस चुनाव में 1970 के चुनाव में सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान में टोटल 169 सीट आती थी, जो कि 313 टोटल पाकिस्तान के सीट्स में, मतलब लगभग आप मान के चलिए कि आधे से भी ज़्यादा सीटें थी पूर्वी पाकिस्तान में, आबादी भी ज़्यादा थी। तो 169 सीट सिर्फ अकेले ईस्ट पाकिस्तान में ये नेशनल असेंबली की थी। और 70 में ऐसी लहर चली, चूँकि उससे पहले ये सारी भाषा और ज़ुबान और इसको लेके लड़ाई चल ही रही थी। तो अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसने इस 1970 के चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, और 169 नेशनल असेंबली की सीट्स में से 167 सीट जो है वो अवामी लीग ने जीत ली। मतलब 169 में से 167 सीटें, सिर्फ 2 ही सीटें वो नहीं जीत पाई, वरना 100% हो जाता। तो अब कायदे से 313 सीट्स में से 167 सीट जीत कर अवामी लीग पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए उसका दावा था, क्योंकि इतनी सीटें काफ़ी थी सरकार बनाने के लिए। और अब ये लग रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये चीज़ हज़म नहीं हुई। उन्हें लगा कि जिस पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, उस पूर्वी पाकिस्तान का एक नेता इतनी सारी सीटें ले आया और वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चुनाव हारे, मतलब जितनी अवामी लीग ने जीते उतने नहीं जीते। तो कायदे से मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने मुजीबुर रहमान के रास्ते में रुकावटें डाली, और वहाँ के इन लीडर के दबाव में जो सेना आर्मी थी उसने भी उन्हीं का साथ दिया, और मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म बनने नहीं दिया, बल्कि उनके ऊपर अलगाववादी होने का और देशद्रोही सारी बातें करने का ये सारे इल्ज़ाम लगाकर, और पाकिस्तान में बगावत की आवाज़ को बुलंद करने का इल्ज़ाम ठहराया। और जिस शख्स को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, जो चुनाव जीत कर आया था, उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के दबाव में वहाँ की आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया इन सारे इल्ज़ाम में, और जेल भेज दिया। जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को जेल भेजते हैं, जाहिर सी बात है पूर्वी पाकिस्तान की जनता आवाम जो है वो गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है उनके साथ धोखा हुआ है, और इतनी सीटें जीतने के बाद भी अगर वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि लकीर साफ़ है कि एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान है। तो फिर हम पाकिस्तान के साथ क्यों रहें, दो टुकड़े क्यों ना हो जाए। उससे पहले ये सुबुगाहट भी उठने लगी थी कि पूर्वी पाकिस्तान को अलग होना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में भारी जीत के बाद भी मुजीबुर रहमान को उल्टे गिरफ्तार करके जेल में डाल देने से लोग भड़क गए। अब जब ये भड़के तो हंगामा, धरना प्रदर्शन, आंदोलन शुरू हो गया, और यहीं से एक नए मुल्क के जन्म को लेके आंदोलन भी शुरू हो गया, और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो फिर पाकिस्तान की सेना को कहा गया कि भैया आप जाओ और ये सारी चीज़ों पे काबू करो, रोको। तो पाकिस्तान की सेना जो है मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना की एक टुकड़ी को पूर्वी पाकिस्तान भेज दिया जाता है, और यहीं से कहानी बदल जाती है। ये सेना जब गई वहाँ पे आंदोलन रोकने के लिए गई थी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से, जिस बेदर्दी से और जिस जालिमाना तरीके से वहाँ पे आम लोगों पे को मारना शुरू किया, उससे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, और लाखों लोगों को सेना ने मार दिया। महिलाओं, औरतों, लड़कियों के साथ रेप के केसेस सामने आए बड़े पैमाने पर। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, सरकारी दफ्तर, कोर्ट, कचहरी, कोई ऐसी जगह थी जो नहीं बची। सारी जगह पे वहाँ के पाकिस्तान की सेना ने जो है और पकड़ के लोगों को मारना शुरू किया। जो भी ज़रा सा भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता उसको सीधे मार देते।
अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो एक तो अवामी लीग के जो लोग थे वो भी सबसे ज़्यादा निशाने पर थे, तो अवामी लीग के लोगों को भी चुन चुन कर पकड़ कर मारा जाने लगा। तो अवामी लीग के बहुत सारे नेता, फिर बांग्लादेशी आम लोग अपनी जान बचाने के लिए अब जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ से वो भारत की तरफ, चूँकि सरहद बंगाल का अपना लगता था, तो पश्चिम बंगाल की तरफ वो कूच करने लगे। और जुल्म इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते करीब 1 करोड़ शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चले आए। अब चूँकि हम पड़ोसी थे और पड़ोसी होने के नाते मदद करना हमारा फ़र्ज़ था, तो अब उन शरणार्थियों के लिए रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन 1 करोड़, ये ऐसे सोचे कि आपके घर में अचानक इतनी बड़ी तादाद में मेहमान आ जाए तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो वही हमारे साथ भी दिक्कतें हो रही थी कि लगातार आबादी का बोझ बढ़ रहा था शरणार्थियों के शक्ल में, और वो लोग चले आ रहे थे, और फिर उनके ज़रिए वहाँ के जुल्म की कहानियाँ सामने आ रही थी। तो एक तो पूर्वी पाकिस्तान के साथ पश्चिम बंगाल का अटैचमेंट, बहुत सारे रिश्तेदार दोनों एक दूसरे तरफ, तो उससे एक ये भी था कि हम खामोश तमाशाई बनकर इसको नहीं देख सकते थे इस जुल्म को। तो हमारी सरकार पे भी दबाव आया। इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें आने लगी। तो पहले तो ये हुआ कि बातचीत, और पाकिस्तान जो है वो किसी तरीके से मुजीबुर रहमान को, क्योंकि एक चीज़ था कि मुजीबुर रहमान को अगर रिहा कर दिया जाए, बातचीत की जाए, तो शायद ये मसला हल हो सकता था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान और आर्मी जो है मुजीबुर रहमान को रिहा करने को तैयार नहीं, उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं। और ऐसे वक्त में उस वक्त अमेरिका भी मालूम नहीं क्यों पाकिस्तान का ही साथ दे रहा था। और ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तब इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड के जो ताकतवर मुल्क हैं उनको भी बात की कि यहाँ पे ये जो कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और उस वक्त निक्सन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी उनसे भी मिलने गई, बातचीत की। और ये भी था कि हमारे पास शरणार्थियों का दबाव बढ़ रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको रोकना है। लेकिन निक्सन नहीं चाहते थे कि इंडिया कोई एक्शन ले पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनका ये था कि 2 साल वेट करते हैं, 2 साल पाकिस्तान के पश्चिमी सरकार या उनकी सेना को मोहलत देते हैं, वो सब कुछ कूल कर देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो अमेरिका को ये डर भी था कि इंदिरा गांधी मानेंगी नहीं। इधर इंदिरा गांधी ने फिर रशिया से भी बात की, उसने हमारा सपोर्ट किया। यूएस ने फिर चीन से कहा कि शायद इंडिया कुछ रिएक्ट करे तो आप इंडिया को समझाएं। चीन ने इसमें हाथ डालने से मना कर दिया। लेकिन ये था कि अमेरिका, अगर हम कुछ करते हैं तो अमेरिका नाराज़ हो सकता है, तो ये भी एक ख़तरा था। लेकिन इधर जुल्म बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में मार्च 71 में जब ये शरणार्थी आने लगे थे तो पाकिस्तान की वहाँ सेना से लड़ने के लिए, चूँकि पूरा पाकिस्तान तो एक था, तो कुछ वहाँ के नौजवान और जो पाकिस्तानी आर्मी में पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग काम करते थे, ये लोग अलग हो गए और उन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बनाई। ये मुक्ति वाहिनी एक तरह से आप समझ लीजिए पूर्वी पाकिस्तान की सेना का ही नाम समझ लीजिए। तो ये पाकिस्तान की सेना से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुक्ति वाहिनी में जो पाकिस्तान के आर्मी में थे उनकी तादाद कम, आम लोग जो गुस्से में थे वहाँ के नौजवान, उन्होंने मुक्ति वाहिनी ज्वाइन की, पर उनके पास ट्रेनिंग नहीं, हथियार चलाने का तजुर्बा नहीं। तो ये सब भी हिंदुस्तान पहुँचे शरणार्थी के तौर पर। फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि फैसला लिया कि इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फिर इन मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए लोगों को बाकायदा हमारी सेना ने ट्रेनिंग दी, और ये सब कुछ चल रहा था। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने पहली बार फिर लोकसभा में भाषण देते हुए ये कहा था कि वो पूर्वी बंगाल की, या जो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान थी, उसकी मदद करेंगे, हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। ये पहली बार 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा में कहा। तो इससे लगा कि इंडिया इसमें कुछ करेगा। इसके बाद अप्रैल का महीना आ गया 1971 में। इंदिरा गांधी ने उस वक्त तब हमारे जो थल सेना अध्यक्ष थे, जो आर्मी चीफ जनरल मानेक शाह, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश की मदद करनी है और पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है। लेकिन मानेक शाह ने साफ मना कर दिया। हालांकि मानेक शाह का ये भी है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। उस वक्त जो पूर्वी कमान, जिधर ये पूरा हमें जाकर, जो पूर्वी पाकिस्तान था, बंगाल का एरिया, तो उस पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल जो थे वो JFR जैकब थे, बहुत ही नामचीन एक हमारे सेना के रहे। तो जैकब इंचार्ज हुआ करते थे। तो मानेक शाह जो सेना अध्यक्ष थे, इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि हमें ऐसे से जंग करनी है। तो मानेक शाह ने जैकब से बात की और लेफ्टिनेंट जनरल जैकब को उन्होंने कहा कि ये बात 1 अप्रैल 1971 की है, और फ़ोन करके ये कहा था कि पूर्वी कमान को जो है, जो इनके अंडर में थी जैकब की, वो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तुरंत कार्रवाई करनी है, एक्शन लेना है और इसके लिए तैयारी करें। लेकिन जनरल जैकब ने, कहते हैं, मानेक शाह को सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, और उसकी उन्होंने कुछ वजह बताई। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक पर्वतीय डिवीज़न है
जिसके पास पर्वतीय डिवीज़न वो जो आपके सारे बेसिक तैयारी जंग के लिए जैसे जाना, पुल बनाना, ये सारी चीज़ें करती है। तो उन्होंने कहा कि पुल बनाने की पूरी क्षमता उसके पास नहीं है, और उस पूर्वी पाकिस्तान में पहुंचने के लिए ज़मीन के रास्ते, वहाँ पे नदियाँ भी हैं, तो कई नदियाँ जो ऐसी हैं जिनकी चौड़ाई 5-5 मील है, तो 5-5 मील चौड़ी नदियों पे पुल बनाना, फिर सेना को भेजना, वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जंग लड़ने के लिए पूरा साजो सामान भी नहीं है, तो पहले उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक ग्राउंड तैयारी नहीं है, साजो सामान भी नहीं है, और सबसे बड़ा हेडेक ये कि अप्रैल में बात हो रही है, और अप्रैल के बाद से ही उस पूरे एरिया में मानसून जो है वो ज़बरदस्त होता है। और हमेशा आपने देखा होगा जो अभी करंटली बांग्लादेश है वहाँ पे बाढ़ हो रही है, हर साल हर मानसून में खबरें आती हैं, तो उस वक्त भी हालात लगभग ऐसे ही थे। तो अप्रैल के बाद मानसून शुरू हो जाएगा, और मानसून शुरू हो जाएगा तो फिर हमारी सेना फंस सकती है। तो एक तो साजो सामान नहीं, ऊपर से तैयारी के लिए वक्त नहीं, नदियों पे पुल बनाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, और मानसून का ख़तरा। तो उन्होंने कहा कि कुछ वक्त चाहिए, इस वक्त जंग में कूदना मतलब एक तरह से ख़ुदकुशी करना होगा। तो जैकब की ये बात मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी को ब्रीफ की। इंदिरा गांधी इस पर तैयार हो गई, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। उसके बाद ये अप्रैल से बात चलती रहती है और तैयारी होती रहती है। उधर इस बीच में मुक्ति वाहिनी के लोगों को हमारी सेना लगातार जो है वो ट्रेनिंग देती रहती है और उनको तैयार करती रहती है। और उधर पाकिस्तान की जो सेना थी वो पूर्वी पाकिस्तान में अपना उनका जुल्म जारी था। वो लगातार हर सुबह ढाका और आसपास में सड़कें लाल होती, लोगों को गोलियों से मारा जाता, हॉस्टल में घुसकर, यूनिवर्सिटी में घुसकर, हर जगह जहाँ भी उन्हें लगता कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज़ को वो सीधे गोली मारकर दबा देते थे। तो ये चीज़ें चलती रहीं। अप्रैल से अब महीना आ गया दिसंबर का। इस दौरान इंदिरा गांधी लगातार वर्ल्ड लीडर से भी बातचीत करती रहती थी और कोशिश हो रही थी कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा था, उल्टे बिगड़ रहा था। तभी नवंबर में जो पाकिस्तान के उस वक्त हेड थे जनरल यहिया खां, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों से कहा कि आप जंग के लिए तैयार रहें। इधर हमारी सेना जो वक्त मांगा था वो भी अप्रैल से अब दिसंबर आ गया, करीब 8 महीने 7 महीने, तो हमारी भी तैयारी लगभग हो चुकी थी। तभी अचानक 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी कोलकाता में थी और वहाँ पे एक जनसभा को वो ब्रीफ संबोधित कर रही थी, एक भाषण दे रही थी एक जगह पे। शाम का वक्त था, करीब 5:40। अचानक उसी रैली में इंदिरा गांधी को उनके जो स्टाफ मेंबर थे वो खबर देते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के जो सैनिक हवाई अड्डे हैं उन पर बमबारी शुरू कर दी है। ये शाम 5:40 3 दिसंबर 1971 की बात है। जैसी ही खबर मिलती है इंदिरा गांधी फ़ौरन अपने उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देती हैं और वो दिल्ली लौटने का फैसला करती है। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से बमबारी हो गई थी तो दिल्ली के में भी ब्लैकआउट कर दिया गया था, तो अंधेरा कर दिया गया था, इसलिए कि ताकि दुश्मन के जो प्लेन है बॉम्ब गिराने के वो दिखाई ना दे अंधेरे की वजह से। तो अब ब्लैकआउट की वजह से इंदिरा गांधी का प्लेन जो है वो दिल्ली में लैंड नहीं कर सकता था, तो उनके प्लेन को फिर लखनऊ में लैंड कराया गया और लखनऊ में लैंड कराने के बाद फिर वो किसी तरह रात 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचती हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इमरजेंसी कैबिनेट की मीटिंग होती है और फिर वो राष्ट्र के नाम एक संदेश देती हैं और वो बताती हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने हमला कर दिया और इसलिए अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। उनके इस ऐलान के बाद फ़ौरन भारतीय सेना जो है वो भी अलग अलग रूट से कूच करती है। जो अपनी नेवी थी वो समंदर के रास्ते, थल सेना, एयरफोर्स, तो ये सारे लोग अब हम पूर्वी पाकिस्तान की तरफ कूच करते हैं और जंग शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा और चूँकि तैयारी हमारी पहले से थी और क्लियर मैसेज था कि हमें बस किसी भी तरीके से ढाका तक घुसना है और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना है। और यही होता है, हमारी जो सेना है वो अचानक पाकिस्तानी सेना पे टूट पड़ती है और दोनों तरफ से अब लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई जब शुरू ये हो रही थी, चल रही थी, तो हमारी पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो ढाका में हमसे कई गुना ज़्यादा थे, लेकिन जो हमारी पूरी रणनीति थी, जो हमारी प्लानिंग थी, वो उनको भनक ही नहीं थी। इसलिए जब चौतरफा हमला हुआ तो उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आया, कुछ सूझा ही नहीं कि क्या हो रहा है।
और इसी वजह से वो हर तरफ से मार खाना शुरू हो गया। दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी, चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी ढाका में और बाकी जगह पे उतर चुकी थी, जिनको ट्रेन किया था हमारी सेना ने, तो अब मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ये सब मिलकर वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। हमारी एयरफोर्स भी पहुँच गई और आखिरकार ये लड़ाई चलते चलते पाकिस्तान की एक दिन ये हालत हो गई कि फिर उसे लगा कि अब वो चारों तरफ से घिर गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में, अब पाकिस्तानी जब भारतीय सेना ने हमला किया तो वो मुक्ति वाहिनी और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनका भी हौसला बढ़ा। अब उन्होंने पाकिस्तानी सेना पे भी हमला शुरू कर दिया, उनके घर परिवार के लोगों पे भी हमला शुरू हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना पस्त होती गई और आखिरकार फिर ये नौबत आई कि उनके पास ये या तो ये था कि वो ढाका में रहे तो सारे के सारे मारे जाएंगे, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो सारे बहुत गुस्से में थे पाकिस्तानी सेना की उस बर्बरता की वजह से, जिससे कई लाख लोग मारे जा चुके थे, कई लाख महिलाओं लड़कियों के साथ रेप के किस्से हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो लोग बहुत गुस्से में थे। तो कहते ये भी है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के बहुत बड़े बड़े अफसरों की जान भी बचाई। सरेंडर कराने के पीछे ये भी था कि अगर आप सरेंडर कर दोगे तो हम आपकी और आपकी फैमिली को बाहिफाजत यहाँ से निकाल के भेज देंगे, वरना ये लोग मार डालेंगे। और ऐसा होता। तो उस वक्त जो थे वहाँ पे जनरल नियाज़ी थे जो पाकिस्तानी सेना को लीड कर रहे थे, ढाका में थे। जनरल नियाज़ी जब पूरी हर तरफ कंट्रोल में ले लिया भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने, तो फिर जनरल नियाज़ी को कहा गया कि आप सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। और इसके लिए जनरल जैकब को भेजा गया वहाँ पे, जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल जैकब थे, पूर्वी कमान के हेड इंचार्ज। तो जैकब ने पहली बार ढाका में जाकर जनरल नियाज़ी को पैगाम भेजा सरेंडर का, और उसके बाद वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। कहते हैं कि जब जनरल जैकब ने ये कहा तो जनरल नियाज़ी की आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर जनरल जैकब ने कहा कि ये बस, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो नियाज़ी तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है कि मैं हथियार डालूंगा। तो उस पर फिर ये हुआ कि अगर आप नहीं डालते हैं तो फिर आप या आपकी फैमिली और बाकी इसकी किसी की गारंटी नहीं है, और अगर आप डालते हैं तो फिर आप लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। इसके बाद जनरल नियाज़ी को 30 मिनट का टाइम दिया जाता है भारतीय सेना की तरफ से कि आपके पास 30 मिनट का वक्त है, आप 30 मिनट में फैसला कर लें। हालांकि कहते हैं कि 30 मिनट का टाइम तो दे दिया था जैकब ने, लेकिन उस वक्त जनरल जैकब खुद 30 मिनट का टाइम देने के बाद जब बाहर आए कमरे से और उनको अकेला छोड़ा, तो वो खुद अब सोचने लगे कि 30 मिनट तो ये दे दिया, लेकिन अब क्या होगा। क्योंकि कायदे से उस वक्त ढाका के अंदर करीब 27,000 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मौजूद थे और हमारी सिर्फ 3,000 सैनिक थे हमारे, तो उनके मुकाबले कुछ नहीं थे। और जो 3,000 सैनिक थे वो भी ढाका से करीब 30 किलोमीटर दूर थे। तो 30 मिनट के बाद अगर वो नियाज़ी ये चीज़ें नहीं मानते हैं और वो हमले या फिर अटैक की बात कर देते हैं तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें थी। 30 मिनट का वक्त गुजरता है, 30 मिनट तक सोचने का टाइम दिया गया था, वो ख़त्म होता है। तो फिर जनरल जैकब जो है वो पहुँचते हैं नियाज़ी के पास। कमरे में सन्नाटा था। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या सोचा सरेंडर के बारे में। कहते हैं कि जनरल नियाज़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। जनरल जैकब ने दोबारा पूछा कि आपको क्या सरेंडर मंजूर है। दोबारा भी खामोशी थी। फिर तीसरी बार सेम सवाल करते हैं, जनरल नियाज़ी फिर खामोश रहते हैं। तो जब ये 3 बार पूछ चुके उसके बाद भी वो जवाब नहीं दिया, तब जैकब कहते हैं कि आई टेक इट एज एक्सेप्टेड, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ, उसको ले रहा हूँ कि आप सरेंडर के लिए तैयार हैं। अब जब ये चीज़ें हुई तो कहते हैं कि जनरल नियाज़ी उस वक्त फिर रोने लगे और फिर कहा गया कि सरेंडर कहाँ पे होगा, किस मैदान में होगा। लेकिन लास्ट में फिर एक चीज़ आ गई कि सरेंडर के लिए तो बोल दिया। करीब 90,000 प्लस पूरे पूर्वी पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की सेना थी उस वक्त। तो ये 90,000 लोगों का सरेंडर, लेकिन सरेंडर कैसे होगा, क्या करेंगे जो सरेंडर होगा। तो उसके बारे में सोचा कि कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिससे लगे कि पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। बाकी कागजात और जो शर्तें हैं वो तो पेपर में साइन हो गया, लेकिन सरेंडर किस चीज़ का कराएंगे। तो कहते हैं कि हमारे किसी ने सुझाव दिया कि आप एक तलवार जो है वो सरेंडर के तौर पे हमें सरेंडर कर दें। तो नियाज़ी ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी तलवार यूज़ नहीं करती है। तो फिर ये हुआ कि या तो टोपी या आपके फिर बेल्ट, ये चीज़ें, लेकिन ये थोड़ी सी शर्मनाक हो जाती है ज़्यादा। तो फिर ये हुआ कि ओके, आप अपने कमर में एक पिस्टल बांध दें और वो पिस्टल जो है आप निशानी के तौर पर सरेंडर कर देंगे उसको। तो ये माना जाएगा कि पूरी पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। और फिर लास्ट में यही होता है और जनरल नियाज़ी
पिस्टल देते हैं, वो सरेंडर होता है। उसके बाद पूरी पाकिस्तान की 90,000 से ज़्यादा सैनिक माना जाता है कि इन्होंने सरेंडर कर लिया। फिर उन सबको एक तरह से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन शिमला समझौते की वजह से बाद में सभी पाकिस्तानी 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे और शिमला एग्रीमेंट में हमारे साथ भी उनकी बातचीत हुई थी। अब इसमें यह था कि पाकिस्तान पहले से वहाँ सेना पहुँची हुई थी, सब कुछ थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमला भी पहले शुरू किया। उसके बाद भी हार क्यों हुई पाकिस्तान की इतनी? तो उसमें एक बेहतर ये था कि कहते हैं कि एक तो पाकिस्तान में आर्मी के कंट्रोल में उस वक्त सब कुछ था, और उनकी डिप्लोमेसी और बाकी लीडर के साथ जो तालमेल, उसकी सख्त कमी थी। तो और सैनिक भी है, वो किसी एक का ऑर्डर, जिससे अपने यहाँ था कि सीधे एक अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर दिया है तो उसके बाद हमारे जो जनरल मानेक शाह है या जैकब है, उसके बाद सीधे कंट्रोल, सीधे एक्शन। वहाँ ऐसा नहीं था, कई कई लोगों से ऑर्डर लेना पड़ता था, जिसमें जब तक कि वो ऑर्डर पास होकर ज़मीन तक आता तब तक मालूम हुआ कि इंडिया की जो अपनी भारतीय सेना है वो अपना काम करके निकल चुकी होती थी, तो उसमें वक्त लगता था। हमारी पूरी जो प्लानिंग थी उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा हमारी जो 3 दिन में ही पूरी एयरफोर्स और नेवल विंग है, ये पूरी तरह से वहाँ पे दाखिल हो चुकी थी पूर्वी पाकिस्तान में, और इतने कम वक्त में उनको एहसास नहीं था कि ऐसा होगा। इसके अलावा जो हमारे पैराट्रूपर्स थे, उनकी मदद से ढाका को पूरा घेर लिया गया था चारों तरफ से, और ये पाकिस्तानी सेना को इस बात का आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। कहते ये भी है कि जो हमारी पनडुब्बी थी वो पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और उनके एयरफोर्स में भी आपस में तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से भी वो एक साथ जॉइंट एक्शन या जॉइंट कार्रवाई नहीं कर पाए, जबकि उसके उलट हमारे में ज़्यादा तालमेल बेहतर था और इसलिए हम वक्त पर कर पाए। उनका जो गाज़ी पनडुब्बी था उसको भी हमारी नेवी ने मार गिराया, एक उनके लिए बड़ा सदमा था। तो ये सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान की हार की बहुत बड़ा जो है वो कारण बना। और इसके बाद जब ये सरेंडर हो गया तो मानेक शाह ने पहला, उस वक्त इंदिरा गांधी एक स्वीडिश टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दे रही थी नई दिल्ली में, और शाम का वक्त था। तो उसी इंटरव्यू के दौरान में कॉल आता है, जनरल मानेक शाह का कॉल था, और वो पहली बार खबर देते हैं इंदिरा गांधी को कि हमने जंग जीत ली है और अब ढाका पर हमारा कब्ज़ा है, और पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी उस इंटरव्यू को बीच में छोड़ के माफ़ी मांग के वहाँ से सीधे पार्लियामेंट पहुँचती हैं, और उस वक्त सेशन भी चल रहा था, विंटर सेशन, और पार्लियामेंट में जाकर वो इस बात का ऐलान करती हैं। इसके बाद भूटान जो है वो पहला कंट्री था जिसने पूर्वी पाकिस्तान को यानी बांग्लादेश को मान्यता दी और ढाका को उसका राजधानी करार दिया। इंडिया ऑलरेडी इसमें पहले ही शामिल था, फिर 1 महीने के अंदर अंदर यूएन ने और बाकी कंट्री ने भी दे दिया। और इसमें एक सिर्फ जो बात कही जाती है वो ये थी कि ये सरेंडर अगर 3-4 दिन और लंबा खिंचता, ये जंग लंबी खिंच जाती तो शायद थोड़ी सी मुश्किल आती। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान लगातार अमेरिका से गुहार कर रहा था, और वहाँ के प्रेसिडेंट निक्सन ने बाकायदा कुछ जंगी जहाज़ भेज दिया था इधर हिंद महासागर की तरफ, और उनका ये था कि अगले 7 दिनों के अंदर पहुँच जाएगा। तो 7 दिन के बाद कुछ भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ यहाँ निपटा दिया हम लोगों ने, और इस वजह से फिर अमेरिका को मौका नहीं मिला। दूसरा, जब अमेरिका के इस जंगी बेड़े के आने की खबर आई तो रूस ने भी अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था हमारी हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान की मदद के लिए। तो वो, हालांकि इन दोनों की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि जंग वक्त से पहले निपटा दिया गया, ख़त्म हो गई, और बांग्लादेश पूरी तरह से आज़ाद करा लिया गया। उस वक्त ये भी मौका था, चूँकि हम पूर्वी पाकिस्तान में हमारी सेना घुस चुकी थी, तो हम पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर भी घुस सकते थे और कब्ज़ा कर सकते थे पाकिस्तान की बहुत सारे इलाके को, ज़मीन को। लेकिन इंदिरा गांधी का एक साफ मैसेज था सेना को कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें पूर्वी पाकिस्तान के इस दमन और जुल्म से निजात दिलाना, वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान की ज़मीन पर हमें कब्ज़ा नहीं करना। उसकी एक वजह ये भी थी कि ऐसा करने से जो वर्ल्ड बिरादरी है, अमेरिका और बाकी, वो भी नाराज़ हो सकते थे और उनको लगता है कि इनकी नीयत कुछ और है। लेकिन नीयत और मंशा ये भी हमें बताना था कि हम सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, और चूँकि पाकिस्तान ने पहले हमला किया इसलिए हमें जवाब देना था, और हम उस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकार के लिए हमने ये किया है, न कि हम ज़मीन कब्ज़ा करने या पाकिस्तान में घुसपैठ करने के लिए किया। और इसीलिए पाकिस्तान की किसी भी 1 इंच ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि इस लड़ाई को जीतने के बाद फिर वो पूरा बांग्लादेश के नेताओं के हवाले हुआ। अवामी लीग के लीडर जो हैं मुजीबुर रहमान वहाँ के फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका बनी, और इस तरीके से
एक नए मुल्क का जन्म हुआ और उस नए मुल्क को बनाने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो इंदिरा गांधी ने किया और हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तानी सेना ने किया। और आज भी कहते हैं कि अमेरिका को और पाकिस्तान को ये ज़ख्म हमेशा सालता रहता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने उस वक्त अपनी बहादुरी दिखाते हुए उनकी गलतियों की वजह से उनके ही मुल्क के 2 टुकड़े किए। और अगर वो इन चीज़ों को समझते तो शायद ऐसा ना होता, अगर बराबरी का दर्जा देते, जुल्म ना करते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इन सब चीज़ों का कहने का मतलब नहीं, क्योंकि जो हुआ वो हो गया, अब इतिहास है। बांग्लादेश एक नया देश है, एक नया मुल्क है और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी आजकल बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पर वनडे और T20। उनके 2 प्लेयर भी हमारे यहाँ अभी तो कई, इस बार शायद अभी तक IPL में एक तो साकिब उल हसन है और अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी लास्ट ईयर थे लेकिन इस बार दिखाई नहीं दिया। खैर, तो टीम भी अच्छी है बांग्लादेश की और लोग खुश हैं, अच्छे हैं, खुशहाल हैं। तो ये थी पूरी कहानी बांग्लादेश के जन्म की, बांग्लादेश के साथ जंग की। इस बारे में आपकी जो भी राय हो, जो भी सुझाव है, जो भी सवाल जवाब हो, वो ज़रूर भेजिएगा, मेल कीजिएगा। और अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को लाइव एक किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अच्छे